बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हुई थी, अब शिक्षा और रोजगार की बात करनी भी जरूरी है। इस सबके बीच एक अहम जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा कर दे। यूपीएससी 2021 के नतीजे, जो यूपीएससी के जो अभी नतीजे आए हैं, उसमें 3 बेटियों ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया है। और ये अहम हो जाता है कि लगातार जो बेटियां हैं हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है, और इन तीनों बेटियों के लिए तालियां भी बनती है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पाया है। और शिक्षा से जुड़ा ही हमारा ये सत्र है, और उस शिक्षा के साथ रोजगार कैसे हमारे युवाओं को मिले, ये बेहद बेहद अहम हो जाता है। परिमल जी, सबसे पहले आपसे ही, क्योंकि जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसका, खैर शिक्षा जो तमाम जितने भी संस्थान है जो दे रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि जो बच्चे बड़े होकर उन्हें रोजगार मिले और अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम करें। तो आज की जो शिक्षा है उसे किस तरह से देखते हैं रोजगार के नजरिए से, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा चरम पर है। जी, थैंक यू सर। इतना अच्छा सेशन यहाँ पर जो है आपने किया, और बहुत अच्छा सेशन ऑफ कोर्स इंडिया न्यूज़ का हमेशा होता ही है। शुक्रिया। राजन जी होते हैं, सोलंकी जी होते हैं, तो कार्यक्रम में जो कुछ कहने की बात नहीं रहती है। शिक्षा मंत्री जी बैठे, पूर्व शिक्षा मंत्री जी, कई बार इनके साथ जो है हम लोगों ने मंच साझा किया है, बातचीत की है। और जो हम आज हरियाणा की शिक्षा की बात करें तो हरियाणा की शिक्षा का जो है बेहद स्तर खराब गया है। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी थी, कांग्रेस के टाइम पर आई, उसके अंदर बच्चे को ना तो फेल करना, ना उसको धमकाना, ना पीटना, ना कुछ भी करना। ऐसा करने से हुआ क्या, सब ने पढ़ना छोड़ दिया। उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। देश के अंदर रोजगार है, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन रोजगार करने लायक स्थिति नहीं है बच्चों की। जैसे कुछ स्कूलों को छोड़ दें, कुछ सरकारी स्कूलों को, कुछ प्राइवेट स्कूलों को, उसको छोड़ करके तो बेहद अगर प्रदेश के स्तर पर देखें तो शिक्षा का बंटाधार है और बहुत बुरा हाल है। तो जैसे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, रामविलास जी, जो जब ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो कई बार जो है डिबेट्स हुई, और ये बोलते थे कि भाई जो नो डिटेंशन पॉलिसी, योगिता भुक्कल जिस टाइम पर शिक्षा मंत्री थी उन्होंने उसको जो है बनाया, तो मैंने कहा भाई इसको जो आप वापस क्यों नहीं करते। जब तक बच्चों के ऊपर जो एक प्रेशर नहीं रहता तो बिना प्रेशर के बच्चा पढ़ा कौन है। और देखें तो जो है ये कोरोना का जो टाइम आया, इस टाइम पर शिक्षा का और ज्यादा बुरा हाल हो गया। अब इसमें जो है बच्चों को पेपर ही नहीं देना, बिना पेपर ही पास हो गए। तो इस प्रकार से चीजें देखें तो एजुकेशन के ऊपर दोबारा से काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों के ऊपर दबाव डालकर ही उन्हें बेहतर शिक्षा या अनुशासन दिया जाए? और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हैं कहाँ वे। जैसे आप अपने लेवल पर बताइए मुझे कि क्या शिक्षा का स्तर सुधरा, क्या बाकी चीजें सुधरी? मुकेश जी, जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सिर्फ क्या हम शिक्षण संस्थानों को ही जिम्मेदार ठहराएं? क्योंकि परिवार हो, समाज हो, सरकार हो, प्रशासन हो, तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बेहतर शिक्षा और शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए। सर बोलेंगे, मैं एक लाइन बोलूंगा। माँ बाप को बच्चों को प्यार करना चाहिए, उनको पालना पोसना चाहिए। ये जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की है कि वो अच्छे से पढ़ाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी सर। लेकिन पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान कई बार माँ बाप के ऊपर भी डाल देते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ फीस जमा कराइए, पढ़ाना जो आप अपने पास रखिए। ममता, आपको आप मुकेश जी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब पहले आप दीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भय बिन प्रीत नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी ये ध्यान है, रिजल्ट के समय ऐसा होता है नंबर कम आएंगे तो घर पे सब क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे। तो ये जरूरी है, एक थोड़ा भय तो होना चाहिए। वो आदर कह सकते हो, उसको सम्मान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और बात रही शिक्षा नीति की, देखिए शिक्षा किसी भी देश में चलती है। मैंने 12th के बाद मैं यूएस गया, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मैंने अपना मेजर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और माइनर इन मैथमेटिक्स। तो मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत कुछ, अगर जो उनकी नीति है वो प्रैक्टिकल काफ़ी फोकस करते हैं। भय भी था वहाँ पर? नहीं, भय तो घर वालों का है ही ना, हर जगह। आप जाओगे, माता पिता का अगर सम्मान आपके दिल में है तो आप 7 समुद्र पार भी जाओगे तब भी वो रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षा की उनकी नीति है, जैसे अब हमारे देश में भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो नई नीति आ रही है, तो उससे मुझे लगता है जैसे विश्व की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी आज कहाँ है, वो गायब कर दिया गया। हमारे मन में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ नौजवान बैठे हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं के अलावा इन्हें कुछ याद ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1400 से पहले क्या हुआ किसी को बताया ही नहीं गया। हमें 1400 से और 1800 साढ़े 1800 के बीच में अटका के एक पूरा इतिहास पढ़ाया गया है। जब ये शिक्षा नीति, मुझे लगता है जब ये नए सिरे से आएगी और इसमें बहुत कुछ इतिहास में, और जो बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड है, आप मुझे बताइए, मैं मानता हूँ जैसे केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आज मैं एक व्यवसाय भी करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे जीवन में आज तक कोई उपयोग ही नहीं हुआ है, और उसके मैंने 3 कोर्स किए हैं।
तो जिसका उसके जीवन में उपयोग ही नहीं है वो शिक्षा में जबरदस्ती थोपी जा रही है। तो आप इसे कहीं ना कहीं बदलाव किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नए सिरे से बदलाव होना चाहिए। अब मान नया लीजिए, सिरा क्या होगा, यही मेरा सवाल है कि वो बताया आप ना अभी, कौन से नए सिरे को जो देखना नई चाहते शिक्षा हैं? नीति होगी उसमें मातृभाषा को बल दिया जाए, जैसा कि आदरणीय रामविलास जी ने बताया। और नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, अभी कांग्रेस, हम अगर रेवाड़ी की बात करें तो रीजनल सेंटर के तौर पर एक मीरपुर को ऑपरेट कर रहे थे कांग्रेस सरकार जब थी। वहां पर आए, उसके आने के बाद आप तब की स्ट्रेंथ, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, 2013 में कितने बच्चे मीरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। फिर रामविलास जी ने उसके बाद जब हमने उनको एक यूजीसी से अप्रूव कराने का जब कार्य शुरू किया तो आज हजारों में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। वहां पे नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। 9 करोड़ रुपए रेवाड़ी जो गर्ल्स स्कूल है, आप देखिएगा, आप सर्कुलर रोड पे जाएंगे, किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बिल्डिंग बन रही है। और मुख्यमंत्री 2014 में उसकी घोषणा करके गए थे, तो आज बन रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक सतत परिवर्तन का, मैंने कहा ना कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। शिक्षा के दो क्षेत्र, हाँ जी। दो टाइप के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक सरकारी स्कूल। अगर हम देखें तो हर कोई ये क्यों चाहता है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे, वो ये क्यों नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़े? नहीं, ये सच है कि नौकरी सबको सरकारी चाहिए और हाँ, तो बच्चों ये को क्यों है? पढ़ाना प्राइवेट में, ये सच ये है। क्यों है? लेकिन आप लेकिन इस ने बदलाव भी की पढ़े। जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर भी तो है। ये परिमल जी, स्कूल में जो है ना, स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, टीचर नहीं है। हर जगह पर जाके देखो, जो है जैसे लगातार जो शिक्षा मंत्री जी के भी बयान आ रहे हैं कि भाई शिक्षकों की कमी है। अभी बीच में कह रहे हैं कि उनको एडॉक पर लगाएंगे। 2011 में वैकेंसी आई थी टीचर्स की, 2011 से आज तक वैकेंसी नहीं आई है। 2011 में जो वैकेंसी आई थी उनको रिक्रूट किया था, 14 में, 15 में, 16 में, 13 में वैकेंसी आई थी सिर्फ जो मेवात कैडर के लिए। अभी मेवात में कह रहे थे कि जो उसको किसी एनजीओ के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट दी जाएगी। तो जो इस प्रकार से चीजें हो रही ना, जो परमानेंट टीचर्स नहीं है और टीचर्स जिम्मेदार नहीं है। अभी पेपरों का मामला था, पेपरों के मामले में अभी पीछे सेशन जो पानीपत का इंडिया न्यूज का ही प्रोग्राम था, वहां पर जो है जो चेयरमैन थे जगबीर जी, तो वहां पर बैठ करके बात हो रही थी। मैंने कहा सर आप कितने स्कूलों में गए, तो उन्होंने कहा 22-23 स्कूलों में। एक मिनट। शिक्षा नीति से बदलाव नहीं, शिक्षकों की कमी के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं उससे बदलाव आएगा। देखिए, पहले काम तो जो है ना टीचर्स हैं, जैसे किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। मैं तो लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं कि नई शिक्षा नीति तो आ गई, अब नई शिक्षा नीति आ गई तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? अब आप कैसी पॉलिसी बना दो, जब तक टीचर अच्छे नहीं तब तक कैसे बात? लेकिन परिमल जी, उस दिन देखिए, एक मिनट, जो जगबीर जी उस दिन बैठे थे वहां पर बैठ के बात हुई, बोला कितने स्कूलों में गए, बोला 20-22 स्कूलों में। मैं फिर बोला वहां के मैंने सेंटर कैंसिल कर दिए। आप 20-22 स्कूलों में गए, हर जगह नकल का बुरा हाल था, आपने सभी सेंटर्स कैंसिल कर दिए। अगर आप 100 में जाते तो 100 कैंसिल होते, 200 में जाते तो 200। मतलब नकल का हाल कितना ज्यादा बुरा था। अब जो क्या हरियाणा सरकार या देश सरकार नकल को नहीं रोक सकती? क्या बिना नकल के पेपर पास नहीं हो सकते? अब जब इस प्रकार से नकल चीजें रहती हैं क्लास के दौरान, पढ़ाई के दौरान, कहाँ वो पढ़ाई? चलिए माना कि सरकारी सिस्टम में अभी भी बहुत सुधार और बदलाव की जरूरत है, लेकिन आरोप तो दोनों ही तरफ लगते हैं। फिर चाहे प्राइवेट संस्थान है या फिर सरकारी स्कूल है, दोनों ही तरफ आरोप लगते हैं कि अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां सुविधाओं का अभाव है, और अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो फिर आप समझिए कि आपको अपनी पूरी की पूरी पॉकेट खाली कर देनी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो बदलाव अगर हम सरकार से उम्मीद करते हैं तो क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो बदलाव की जरूरत नहीं है कि जो गरीब बच्चे हैं, लगातार बीच में जो मुद्दा उठा था कि जो गरीब बच्चों को जो एजुकेशन देनी है, 134A की बात कर ले, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर ले, प्राइवेट स्कूल जो है कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आते, तो जिम्मेदारी तो उन्हें भी लेने की जरूरत है। देखिए सर, जो है ना, जैसे मैं तो प्राइवेट स्कूल चलाता नहीं हूँ, जैसे इस बात के ऊपर काफी सारी बातें होती है और उसी बात पर आके मामला खड़ा हो जाता है। ये जिम्मेदारी जो है ना प्राइवेट स्कूल की और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है, गवर्नमेंट की है कि वो अच्छी शिक्षा दे और सबके लिए रोजगार सुनिश्चित करे। भारत में दो गड़बड़, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, दो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे अच्छे लेवल पर पढ़ते हैं तो ब्रेन ड्रेन, यहाँ से अच्छे पढ़ लिख करके बाहर पहुंच गए, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यहाँ पर फिर वैल्यू क्रिएशन नहीं जिम्मेदार होती है। कौन है? क्या सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते रहे मुकेश जी? नहीं, सरकार को नहीं, सर सरकार को नहीं ठहराए तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, उससे पीछे भी नहीं हटा जा सकता है। जो इन्होंने कहा, ये सबसे बड़ी समस्या है, ब्रेन ड्रेन। मैं जब यूएस गया था तो मेरे साथ 100 लोग थे, तो आप ये मानिए 95 लोग वापस नहीं आए हैं। और ये सच है कि जो आप ये मान लीजिए, ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे फसल आप उगा रहे हो और काट कोई और रहा है। तो हमारे यहाँ के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो वहां जाकर आप आज देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, एप्पल में, हर जगह हमारे सीईओ बैठे हुए हैं इंडियन। उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बात सच है। लेकिन अब जो पिछले 3-4 सालों में देखिए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और ऐसे करके कितने सारी बाहर की कंपनीज को यहाँ इनवाइट किया गया है। देखिए, कोई भी चीज है वो बिना जन भागीदारी संभव नहीं है।
जब तक आप जन भागीदारी नहीं करेंगे, आप ये देखिए शिक्षा में धीरे धीरे सुधार आएगा। एकदम आप चाहोगे सब कुछ बदलो, टीचर्स बदल दो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हम रेवाड़ी जैसे की बात जैसे कर मैं लेते आपको हैं। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने मुझसे एक बात कही थी कि रेवाड़ी में शिक्षा का स्तर बदल रहा है। आप स्कूलों को देखिए, आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल भी दे रहे थे, वो शिक्षा से रोजगार में कितना कन्वर्ट हो रहा है। देखिए अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा। मैं एक व्यवसाय भी करता हूं, मैं आपको बताता हूं, आज के दिन लेबर्स की बहुत कमी है, ठीक है ना, लेकिन स्किल लेबर नहीं है, उसमें फर्क है। तो हम स्किल इंडिया के माध्यम से अगर उनको स्किल कर पाते हैं, तो आप देखिए हमारे यहाँ बाउल इंडस्ट्रियल एरिया है, मानेसर है, धारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, कितने इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरा सुझाव भी है, मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, कि एक पोर्टल ऐसा बनाया जाए कि जिसमें जो कंपनी अगर कोई वैकेशन उनकी खाली है, अगर कोई एक वो है तो वो उनको डाल दे कि भाई हमें एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है, एक पोर्टल बना दें, कोई भी नौजवान ऑनलाइन खोले, देखे यहाँ पे है तो इंटरव्यू के लिए चला जाए। छोटी छोटी जरूरतों की आवश्यकता है। लेकिन आपकी दो बातों में बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोलते हैं शिक्षा नीति को मातृभाषा के साथ चलिए, और दूसरी तरफ आप हमने ये बोलते नहीं हैं कहा, कि नहीं। स्किल के साथ पढ़ाई होगी Right. तो रोजगार तो क्या बढ़ेगा। बात, आप बताइए चाइनीज इंग्लिश बोलते हैं क्या? मातृभाषा क्या मतलब हुआ? मातृभाषा हिंदी, हम हिंदी में बोलेंगे, इसमें क्या बात है? चाइनीज बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, हिंदुस्तानियों को अगर छोड़ दें तो अंग्रेजी भी नहीं है सबसे ज्यादा भाषा, स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा विश्व में स्पेनिश बोली जाती है। हम लोगों ने इंग्लिश को एक इंटेलिजेंसी का सर्टिफिकेट दे दिया है कि जो इंग्लिश बोलता है ये देखिए इंटेलिजेंस। जाहिर सी बात है कि भाषा में नहीं बंधना है और अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उसका सर, एक भाषा सम्मान तो है आप पूरे हिंदी में पूरे कर देश लीजिए, पर इंग्लिश में कर लेकिन- लीजिए। लेकिन देखिए बात यहाँ सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, बात है रोजगार की। शिक्षा का मतलब यहाँ एक युवा को इस तरह से आगे बढ़ाना है कि उसके अंदर संस्कार आए, उसके अंदर अपने देश के प्रति वो एक भाव आए जिसको हम देशभक्ति कहते हैं, और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उसके लिए उसे रोजगार चाहिए। तो जो एक बात मुकेश कापड़ीवास ने भी जो इससे पहले कही थी कि बहुत सारी चीजें जो है हम जो हमारे एजुकेशन में, और क्योंकि नई शिक्षा नीति की भी बात हो रही है, बहुत कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है जिसकी बाद में जरूरत ही नहीं है। सर, एजुकेशन के ऊपर जो है, अभी जैसे सोनीपत में प्रोग्राम था कुछ दिन पहले, माननीय जो शिक्षा मंत्री जी वहां पर आए थे, कंवरपाल जी, उनसे एक लड़की ने पूछा कि सर हाउ वोकेशनल एजुकेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये जो है इन विच स्कूल इट विल बी कैटर्ड। तो जो है शिक्षा मंत्री जी उस बात का जवाब ही नहीं दे पाए। अब वो जो समझ नहीं पाए भाषा को इस प्रकार से, वो जो कितनी ज्यादा वायरल वीडियो चल रही है अभी कुछ दिन पहले हो की बात सकता है वो भाषा वो समझ नहीं पाए या सवाल नहीं हो लेकिन पाया, जो है ना वो एक सर, अलग बात है। जैसे शिक्षा के ऊपर जो है ना, शिक्षा के ऊपर बात करें हम, शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा के ऊपर मेरे ख्याल से जितने भी आदमी सदन में बैठे, कोई ये नहीं कहेगा कि लास्ट 20 ईयर्स में उसका लेवल सुधरा है, वो नीचे ही गया है। अब क्या कारण है, वो क्या पॉलिसीज हैं, उससे पहले के लेवल पर नीति गलत थी तो इस तो लेकिन कारण- इस तब नीति अब को उस सुधारेंगे नीति को कैसे जैसे- मुकेश जी? जैसे जो चीजें सात- वहां पर सात बदली, साल नो से तो आप डिटेंशन लोग हैं पॉलिसी ही। ने उसका सत्यानाश किया। कितना और साल लगाएंगे नीति को सुधारने में? देखिए कोई चीज आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि ओवरनाइट चेंज हो जाए? ओवरनाइट सर, 7 साल आप ओवरनाइट नहीं क्या- होता। 8 साल हो गए आप क्या सर। चाहते हैं कि ओवरनाइट सभी टीचर्स को हटा दें? नहीं, आप हटा क्या क्यों नहीं चाहते सर, हैं कि नए नई पॉलिसी रिक्रूटमेंट बन जाए? करिए ना, देखिए, नए ऐसा है- रिक्रूटमेंट। देखिए सर, ऐसा है, जब पॉलिसी बनती है तो उसमें सालों लगते हैं, सालों तक मंथन होता है। अगर आपकी एक लाइन बुक में हिस्ट्री की में कितने गलत प्रिंट साल हो और जाती माने? है, 8 साल हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा अगले, कितने साल और? वो आपको पता लग जाएगा जल्दी। अरे आप इस मंच पे बता दीजिए हम कितने साल और अभी माने? मंत्री जी बैठे थे, आज सब कुछ बताए आपको, जल्दी ही नई शिक्षा नीति आएगी और सब अच्छा होगा। चलिए वाद विवाद से नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम रोजगार की बात कर रहे थे कि शिक्षा और रोजगार, क्योंकि देखिए दोनों ही साथ चलना है, संस्कार और तमाम तरह की चीजें। तो वो स्किल जो इंडिया से रोजगार में काफी 75% आरक्षण किया गया है, सरकार की तरफ से कहना है कि एक अहम फैसला है हरियाणा के युवाओं के लिए। लेकिन जब उद्योगपतियों से बात करते हैं तो वहां यही एक मुद्दा उठकर आता है कि वो जो स्किल की जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। तो यानी कि जो शुरुआत से जो बेस तैयार करना चाहिए था, जो शिक्षा के स्तर पर होना चाहिए था, वो उसमें बड़ी खामी है, और ये अब दिक्कत आ रही है उस सबको लेकर। तो वो स्किल जो होंगे उसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार की ही है। नहीं, बिल्कुल सरकार की है। तो अब धीरे धीरे देखिए, आप स्किल इंडिया कब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने कब से लिया है? आप देखिए किसी भी योजना का 5 से 7 साल में अंतर आता है। मैं आपको स्टार्टअप की बात, आप स्टार्टअप देखिए, रेवाड़ी के ही एक लड़का सुमित मेहंदी रहता, मैंने अभी आपको बताया, यूनिकॉर्न उसकी कंपनी बनने जा रही, प्रोकोल नाम है। कितने स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हुए हैं? ये स्किल इंडिया नहीं मानते क्या आप ये बताइए कि अगर कोई स्टार्टअप कोई 2000 नौजवानों को अपने यहाँ जॉब देने में सक्षम है तो क्या वो स्किल इंडिया नहीं है? क्या उसके माध्यम से रोजगार नहीं मिल रहा है? आप बताइए, 2022 में ही मैंने सुना है 100 के ऊपर यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं हमारे, जो 1000 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। तो ये स्किल इंडिया का असर नहीं दिख रहा। परिमल जी, जो स्किल करने की वाली बात है, चलिए ठीक है, सरकार की तरफ से तो जिम्मेदारी बनती है, प्राइवेट स्कूल्स या बाकी स्कूल्स की भी एक अहम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी जो कोचिंग देते हैं उसका मकसद यही है कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले।
तो क्या लगता है कि इस तरह की जो व्यवस्था है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर, इसको एक बढ़ाने की जरूरत है ताकि तैयार किया जा सके उन युवाओं को कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो उन तक मिल सके। साउथ हरियाणा की बात करें तो एक लंबी चौड़ी जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है, फरीदाबाद कहें, गुड़गांव कहें, आप रेवाड़ी की बात कर लें, सारी बात जी। ये सर जो है ना, जैसे मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जैसे स्कूली लेवल पर जो पढ़ाई है ना वो बेस खत्म हो गया है, वो चीज़ें कुछ भी नहीं आती हैं। अब बच्चे कंप्यूटर करने जाते हैं, बाकी चीज़ें स्किल्स लेने जाते हैं तो वो कर ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर आपकी जो ज़मीन है ना, उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन में आपने धान लगाई, उसके बाद गेहूँ लगाए, चना लगाया, कुछ भी लगाया तो उगता चला जाएगा। आप बैरन लैंड में बीज फेंक रहे हैं तो कुछ होता ही नहीं है। स्कूली लेवल से पढ़ाई का स्तर खराब होने के कारण ये गड़बड़ है। दूसरे नंबर पर फिर आगे की जो योजनाएं पॉलिसीज हैं उसके ऊपर गड़बड़ है। जैसे पिछले 3 साल से सरकार में भर्तियां हुई नहीं है, आर्मी की भर्तियां पिछले 3 साल से बंद है। अब युवा कई जो है आत्महत्या तक भी कर चुके हैं। ये रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन जो ये बेहद गलत है उनके पार्ट पर, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये सोचना चाहिए। हरियाणा पुलिस की भर्ती पिछले 3 साल से पेंडिंग है। लगातार बच्चों ने जो कल परसों भी जो बड़ा प्रदर्शन किया पूरे हरियाणा के लेवल पर, सरकार को जागना चाहिए। रोजगार के ऊपर जो है जैसे शिक्षा है, 2011 से वैकेंसी नहीं आई है, उनके ऊपर भी जो है सरकार को जागना चाहिए। लेकिन एक जो नया तरीका सरकार ने शुरू किया है, जो ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका शुरू किया, अभी समर वेकेशन हो रही है और उससे पहले हरियाणा की सरकार की तरफ से सभी बच्चों को टैबलेट्स बांट के उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को, ताकि उनकी जो पढ़ाई है, जो अड़चन आई है कोरोना काल में, वो पूरी हो सके। इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन एजुकेशन में बाइजू ने काम किया था, वेदांतु ने काम किया था, कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वे सभी कंपनियां वापस से फिजिकल सेंटर्स पर आ रहे हैं। ऑनलाइन पे पढ़ के किसके बच्चों ने जो है ज्ञान ज्यादा ले लिया? जो ऑनलाइन एजुकेशन जब खराब मोड पर जा रही है और जो उसको जो है जो उसके वे थे ना कर्णधार, जैसे अन अकेडमी खोली इसलिए गई थी कि मैं सारी अकेडमियों को खत्म कर दूंगा, अन अकेडमी। अब 170 अकेडमी खोल रहे हैं वे। अब बाइजू वाले जो है 170 जो है अलग अलग सेंटर, फिजिकल सेंटर खोल रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में लगातार बोलता जा रहा हूं कि कोई आदमी मोबाइल पर 5-7 घंटे कैसे पढ़ेगा? हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी हो, पर अभी तो मुझे आसपास लग नहीं रहा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे, किसी से भी पूछ लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन से किसके बच्चे का एजुकेशन लेवल सुधर गया। ठीक है। हाँ। शिक्षा की नीति में ऐसा क्या बदलाव लेके आए कि शिक्षा जो अभी आप बता रहे हैं कि उसका स्तर नीचे गिर रहा है, वो स्तर ऊपर आए और बच्चा जो अपने स्किल है वो डेवलप करे, रोजगार के साधन खुले, उन्हें सरकारी नौकरी पर भरोसा ना, आप भर्तियों की बात कर रहे हैं, भर्तियां ना आए तो उनके पास एक ऑप्शन हो सके उनकी पढ़ाई से कि वो खुद के टैलेंट पर आगे बढ़ सके। देखिए मैम, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होना चाहिए। अगर शिक्षा का स्तर सुधर नहीं रहा तो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार। उसके बाद जितने डीओ हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डीओ जिम्मेदार होना चाहिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल है लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, अपने स्कूल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। फिर जितने टीचर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। अब गांव के अंदर अधिकतर गांव में क्या है कि वहां पर बिजली नहीं होती, जिस टाइम पर स्कूल चलता है उस टाइम पर बिजली नहीं है, और जब जिस टाइम पर जो स्कूल चलता है बाकी चीजें होती है उस टाइम पर फिर वहां पर वाईफाई नहीं मिलेगा। ये चीजें हैं। और पढ़ाई करने के बाद जब ये लगता है ना कि इन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और फिर वो पेपर पास करके अच्छे लेवल पर सिलेक्ट होते हैं, तो फिर बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगा। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले, खट्टर साहब जब आए थे सीएम बने थे, उससे पहले हो क्या रहा था, खर्ची और पर्ची, पैसे दो, किसी की रिश्वत है, सिफारिश है तो कर लो। अब वो चीजें खत्म हुई, लेकिन वो खत्म होने के बाद जो बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, सीएम साहब तो कह रहे हैं कि भाई बहुत ईमानदारी से हो रहा है, लेकिन नीचे जो नागर जैसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं का बिल्कुल गलत काम किया, उसके चलते गड़बड़ हुई। एक आखिरी सवाल, समय की कमी है मुकेश जी, एक आखिरी सवाल। टैबलेट तो बांट दिए गए हैं, जिस तरह से अभी बात थी कि वाईफाई हो या फिर जो इंटरनेट में डेटा की बात हो, उसकी व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आगे तक वो बेहतर रहे? क्योंकि जो जिन बच्चों को दिया गया वो काफी गरीब बच्चे हैं, उनके पास वो डाटा, और अगर वाईफाई की दिक्कत है या अगर उसमें कोई दिक्कत बाद में आती है तो उस व्यवस्था को कैसे करेंगे? देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है मजबूरी में शुरू हुई थी। आप ये देखिएगा 2020 से पहले कहीं ऑनलाइन स्टडीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैं स्वयं ये मानता हूं कि ऑनलाइन स्टडी से वो आपको एक्सपोजर और वो कनेक्टिविटी टीचर से वो नहीं मिल पाती जो आपको फिजिकली मिलती है। तो ये बात तो सही है कि ऑनलाइन स्टडीज से बच्चों को वो एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बात रही टैबलेट की, तो मेरा ये मानना है कि जब 2020 में जब पूरे वर्ल्ड में अगर ये समस्या थी तो सरकार को कोई नहीं, मैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं कि एटलीस्ट जो बच्चे घर में बैठ के तो पढ़ सकते हैं, चलो 50% पढ़ें, लेकिन पढ़े तो थोड़ा देर नहीं होगी इसमें? नहीं, उस समय भी हो रहे, देखिए चलिए, उस समय समय का अभाव है परिमल जी, और आप एक लाइन बोलने दो। हमारे ऑनलाइन भी हैं और वैसे भी हैं।
हमारे ऑनलाइन जो है ना, अगर 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे भी ऑनलाइन रेगुलर पढ़ते नहीं हैं। ये जो है रियलिटी है। मैं रोज टीचर हूँ, रोज सुबह शाम बच्चों को देखता हूँ, उनका लेवल क्या बढ़ रहा, घट रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। चलिए, मैं सिर्फ जो है वो भाषण देता नहीं वो फिरता, एक रोज ऐसी क्लास ऐसी लेता हूं। मैं आज भी क्लास लेके आया हूँ। वो एक ऐसी समस्या थी पूरे विश्व के सामने जिसका निदान किसी के पास नहीं था, और जाहिर सी बात है कि शिक्षा को भी आगे बढ़ाए रखना था, और उस विकल्प के तौर पर ऑनलाइन ही हमारे पास एक व्यवस्था थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, शिक्षा के स्तर को सुधारना और युवाओं तक रोजगार पहुंचाना है तो तमाम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, फिर सरकार हो, प्रशासन हो, स्कूल हो या फिर हमारा समाज हो। तो शाइनिंग साउथ हरियाणा कॉन्क्लेव में लगातार हमारी चर्चा चल रही है। हमारे बीच जो है कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस सत्र में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। एसोसिएट